Welcome everyone. Let's start with our new topic that is regional trade blocks. So regional trade blocks में आज हम बेसिकली अलग अलग पूरे ग्लोब में जो 190 मोर देन 195 कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड हैं और उन्होंने किस तरीके से फ्री ट्रेड एरियाज़ बनाए, किस तरीके से यूनियंस बनाई हैं टू प्रमोट देयर कॉमन मार्केट, टू प्रमोट देयर इंटरनेशनल बिजनेसेस, किस तरीके से उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ के साथ हैंड ज्वाइन करके एक मेंबर कंट्रीज़ बनाई हैं जो कि लोकल लेवल पर रन करती हैं. सो देयर आर बेसिकली पूरे वर्ल्ड में मेजर 5 यूनियंस हैं. एक है यूरोपियन यूनियन, आफ्टा, नाफ्टा, मैस्कोसोर एंड लास्ट इज सार्क. सो अगर हम यूरोपियन यूनियन से स्टार्ट करें तो यूरोपियन यूनियन वॉज सेटअप इन 1952 बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर यूरोप काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड हो चुका था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उनका इस इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था, उनकी जीडीपी बहुत गिरने लगी थी. सो टू कोप अप विद दिस, टू ओवरकम दिस, पूरे बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस जो वहाँ पे चल रहे थे उन इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करने के लिए वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में यूरोप डिवाइड हो गया था और वेस्टर्न कंट्रीज ने जनरली मिलके एक यूरोपियन यूनियन बनाई थी. एंड दैट यूनियन का मेन जो मोटिव्स थे या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो थे फर्स्टली टू मेक अ कॉमन मार्केट. कॉमन मार्केट इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा, मान लीजिए अगर आप किसी इंडियन प्रोडक्ट को अगर आप बाहर किसी कंट्री में सेल करने जाओगे तो उसके ऊपर वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से आपके जो प्रोडक्ट के प्राइजेज़ हैं वो हाई हो जाएंगे और बहुत सारी एक पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ योर कंट्री या फिर सेक्टर ऑफ योर कस्टमर्स आपसे दूर हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट प्राइस हाइक. सो ये प्राइस हाइक की वजह से आपका कोई कस्टमर नहीं जाए, इस वजह से कॉमन मार्केट बनाया गया जिसमें कोई टैरिफ्स नहीं लगते थे, जिसमें कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं थे. आप इजीली जाके कोई भी गुड्स और सर्विसेज दूसरी कंट्री में सेल कर सकते थे. दैट इज़ अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन. नेक्स्ट इज टू मेंटेन द बैलेंस्ड एक्सपेंशन. अगर फ्रांस ग्रो कर रही है तो इंग्लैंड को भी ग्रो करना चाहिए, अगर इंग्लैंड ग्रो कर रही है तो जर्मनी को भी ग्रो करना चाहिए, पोलैंड को भी ग्रो करना चाहिए. सो अगर पूरी यूरोपियन यूनियन को अगर एक साथ ग्रो करना है, अगर उनको डेवलप करना है, सो उसके लिए उनको बैलेंस एक्सपेंशन की ज़रूरत है बिकॉज यूरोप कैसा है, एक इनलैंड कंट्री है और इनलैंड कंट्री के लिए दूसरों के साथ टर्म्स अच्छे बना के रखना, टू मेंटेन रिलेशनशिप्स विद देम सो दैट दे कैन प्रोवाइड यू एन ईज इन ट्रांसपोर्टेशन. फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया को आज ऑयल लेकर आना है तो वो अपने शिप्स डायरेक्टली कुवैत भेजता है, ईरान भेजता है और डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट कर लेता है थ्रू इट शिप्स. बट अगर यूरोप में ऐसा कोई करना चाहे जो कि एक सेंट्रल कंट्री है, बिकॉज ऑब्वियसली यूरोप इज़ अ कनेक्टेड कंट्री, इनलैंड कंट्री है, तो आपको रोडवेज से ही लेके आना पड़ता है और उस रोडवेज के लिए आपको अच्छे तरीके से रिलेशंस मेंटेन करना पड़ते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ. नेक्स्ट इज आफ्टा. आफ्टा इज़ ऑल्सो नोन एज एशियन फ्री ट्रेड एरिया. दैट वॉज अर्लियर एशियन. पहले आफ्टा को एशियन बोला जाता था बिकॉज उसमें मेंबर कंट्रीज़ काफ़ी कम थी, बट जब उसमें काफ़ी सारे और नई मेंबर कंट्रीज़ जुड़ी तो उसका नाम फिर एशियन फ्री ट्रेड एरिया कर दिया गया था. एशिया की ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़, और अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें हम सदर्न एशियन पार्ट की, जैसे कि इंडिया हो गया, जापान हो गया, जैसे कि श्रीलंका हो गया, तो ये एशियन फ्री ट्रेड एरिया में आते हैं. अगर कोई भी चाहे तो इस जगह पे फ्री ट्रेड एरिया बना सकता है या फिर कॉमन मार्केट बना सकता है. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वाज टू इंक्रीज FDI एंड FII, फॉरेन डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा देना. इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आफ्टा के अंडर आते हैं. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इंडिया में बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं टू मेक अ लिथियम आयन बैटरी, बट लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है लिथियम आयन. तो अगर ये लिथियम आयन का हमें पूरा कंप्योर करना है, पूरी एक गाड़ी बनानी है, तो उसके लिए इंडिया और अफगानिस्तान टाई अप कर सकते हैं जिसमें अफगानिस्तान प्रोवाइड करेगी रिसोर्सेज और इंडिया उनको असेंबल करके एक प्रोडक्ट बनाएगा यूजिंग इट्स स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर्स. नेक्स्ट इज फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना जहाँ पे टैरिफ्स के जो रेट हैं वो रिड्यूस हो जाएं. जनरली आफ्टा के जो मेंबर्स हैं उन्हें 40% डिस्काउंट मिलता है, 40% ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो थोड़े कम लिए जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है उनके मेंबर्स को. नेक्स्ट इज नाफ्टा. नाफ्टा इज़ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया. जैसे कि एशिया में एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया गया था 1994 में, सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका ने भी एक फ्री ट्रेड एरिया बनाया था 1994 में. एक्चुअली 1994 से भी नाफ्टा था, बट उसमें से पहले सिर्फ 2 ही मेंबर कंट्रीज़ थी और वो बायलैटरल ट्रेड किया करते थे और वो मेजर कंट्रीज़ थी, एक थी USA और दूसरी थी कनाडा. सो बिकॉज कनाडा इज़ सॉरी इफ़ यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी ऑफ USA, तो ऑब्वियसली USA इज़ द मेजर पावर जिसके साथ कनाडा के बहुत से रिलेशंस हैं. तो दोनों साथ में मिल के फ्री ट्रेड एरिया बनाया था ताकि हम ईजिली अपना दोनों की कंट्री, दोनों जो नेबरिंग कंट्रीज़ वो एक साथ ग्रो कर पाएँ. बट लेटर ऑन इन
1994 मैक्सिको ऑल्सो ज्वाइंड द नाफ्टा एंड इट बिकेम अ ट्राइलेटरल जॉइंट एग्रीमेंट, जिसमें यूएसए था, कनाडा था और मैक्सिको भी पार्टिसिपेट बन गया था। द व्हाट वर द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस? फर्स्ट इज ड्यूटी फ्री एक्सेस। अगर किसी को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है तो उसके ऊपर कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगने चाहिए, चाहे वो कोई भी गुड्स हो, चाहे वो कोई भी सर्विसेज हो। इट विल बी ट्रेड फ्री, इट विल बी ड्यूटी फ्री। नेक्स्ट, ट्रेड रूल्स। कुछ रूल सेटअप किए गए थे, बिकॉज अगर हम यूएसए की इकोनॉमी देखें तो या फिर यूएसए की एज अ कंट्री का ग्रोथ देखें तो वो बहुत आगे है मैक्सिको से। सो जनरली काफ़ी सारे लोग मैक्सिको से अमेरिका जाया करते थे और इस वजह से अमेरिका की जो इकोनॉमी थी वो नीचे गिर रही थी, बिकॉज अमेरिका के जो लोग थे वो अनएम्प्लॉयड रह जा रहे थे, बिकॉज उनकी जॉब्स मैक्सिकन्स ले रहे थे। सो इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, इस वजह से वहाँ पे कुछ रूल्स बनाए गए थे कि एनुअली कितने लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं हमारी कंट्री में। और साथ ही साथ अमेरिका ने बहुत ज़्यादा स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया मैक्सिको में, ताकि मैक्सिको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाए, अपनी खुद की एस्टैब्लिश्ड कंपनीज बना पाए, ताकि मैक्सिकन लोग कम आए अमेरिका और हम भी मैक्सिको का फ़ायदा उठा सकें और उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट इज सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया, यूएसए ने काफ़ी सारे सर्विसेज ओपन करी, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया मैक्सिको में, एंड एट द सेम टाइम कनाडा ने भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया था मैक्सिको में। लास्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रिस्टोर करना, उनको प्रोटेक्ट करना। अगर हम पूरे ग्लोब में देखें, सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स अगर किसी के पास हैं तो वो हैं अमेरिका के पास, बिकॉज अमेरिका अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर करता है। जैसे कि अगर मैं कॉमन एग्जांपल लूँ कुरक्यूमिन लौंगा का, ऑब्वियसली आप शायद सोच रहे हो कि कुरक्यूमिन लौंगा क्या होता है। सो बेसिकली इट इज़ हल्दी, और हमें पता है कि इंडिया में हल्दी कितने सालों से यूज़ हो रही है। आवर एंसेस्टर यूज टू ट्रेक एलिमेंट एज अ टर्मरिक। हम बहुत ज़्यादा हल्दी को यूज़ किया करते थे फॉर आवर एलिमेंट प्रोसेस, बट इंडिया ने अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कभी रिस्टोर नहीं किया, उसको कभी रजिस्टर नहीं किया। तो आज अमेरिका हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेके बैठा है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट देयर गार्ड्स एंड इवन टेक अदर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वेल। लास्टली डिस्प्यूट सेटलमेंट, बिकॉज यूएसए और मैक्सिको के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुआ करते थे लैंड को लेके, बॉर्डर को लेके, जिसमें आपने अगर रिसेंटली जब डोनाल्ड ट्रंप जब वहाँ के प्रेसिडेंट थे तब भी आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप एक बॉर्डर बनाना चाहते थे, ब्रिक वॉल बनाना चाहते थे, दैट इज़ टू स्टॉप द डिस्प्यूट सेटलमेंट, जो कि इन्फिल्ट्रेशन की वजह से होता है, जब मैक्सिको के लोग बहुत ज़्यादा एंटर करते हैं उनकी कंट्री में, उस वजह से होता है। नेक्स्ट इज मैस्कासोर। मैस्कासोर एक पार्टिसिपेंट यूनियन है जो कि साउथ अमेरिका का पार्टिसिपेट है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, पैराग्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ये पार्टिसिपेंट है मैस्कासोर के, जो कि बनी थी 1991 में। एंड व्हाट वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स? ऐसा उसके बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे, बट टू मेक अ फ्री ट्रेड। सो मैस्कासोर का अगर हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखें, दैट इज़ टू 70% जीएनपी। जीएनपी का ग्रॉस नेशनल पार्टिसिपेंट ऑफ दैट कंपनी, मतलब अगर हम पूरे साउथ अमेरिकन नेशन में देखें तो उसका जो 70% जीएनपी कंट्रीब्यूशन है वो मैस्कासोर के 4 पार्टिसिपेंट से ही आता है। नेक्स्टली दे अबॉलिश 90% ऑफ टैरिफ्स ऑन गुड्स। अगर कोई किसी भी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी, मान लीजिए अर्जेंटीना अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है, फॉर एग्जांपल शुगर केन इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अर्जेंटीना में, ब्राज़ील की सबसे अच्छी शुगर इंडस्ट्री है पूरे वर्ल्ड में। सो अगर वो शुगर एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को, तो मान लीजिए अगर वो उसके ऊपर 100% ड्यूटीज़ लगा रहा है, तो अगर वो ब्राज़ील या फिर यूरुग्वे या फिर पैराग्वे को अगर वो सेल करेगा तो उसको उसके ऊपर 90% डिस्काउंट देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर यूनियन। लास्टली दे मेड एन एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन इन 2001। सो जो यूरोपियन यूनियन था और जो मैस्कासोर थे उन्होंने कंबाइन करके एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसके अंडर जो प्रॉफिट जो बेनिफिट्स मिलते थे मैस्कासोर के पार्टिसिपेंट्स को, अब वो यूरोपियन यूनियन के पार्टिसिपेंट्स को भी मिलते हैं। लास्टली सार्क इंडिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट है। सार्क बेसिकली एशियन कंट्रीज़ ही उसमें बिलोंग करती है। इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, अफगानिस्तान आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ दिस सार्क, एंड इट वॉज मेड इन 1983। नाउ व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स टू मेक सार्क? फर्स्टली टू मेक द क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर। किस तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अप्रोच किया जा सकता है, किस तरीके से उस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि हमारे रिसोर्सेज जनरेट हो पाएँ, ताकि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ और उससे हमारी कंट्री की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से डेवलप कर पाएँ। नेक्स्ट, टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़। जब एक कंट्री के पास FDI आएगा, जब एक कंट्री के पास FI आएगा, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे और 7 कंट्रीज़ मिलके एक साथ
सॉरी एक साथ मिलकर बिजनेस करेंगी तो उनके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी, जिससे कि वो एक तरीके से अपनी कंट्री का इकोनॉमी को बेटरमेंट कर सकते हैं, न्यू बिजनेसेस डेवलप कर सकते हैं उस कंट्री में। नेक्स्ट इज टू म्यूचुअल असिस्टेंस, एक तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाना, बिकॉज हमें सबको पता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं है, बट टू मेंटेन दैट रिलेशन, बिकॉज अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है सो बाकी की सारी कंट्रीज़ भी उसकी वजह से इम्पैक्ट होती हैं, ग्लोबल इकोनॉमी पे भी उसकी वजह से इम्पैक्ट आता है। सो to make that mutual assistance clearer, to solve these dispute, SAARC was formed, and lastly to maintain cooperation, ताकि अगर मान लीजिए जैसे कि अभी इंडिया एक नया प्रोजेक्ट का प्रपोजल देने वाला है, जिसमें इंडिया एक पाइपलाइन लगाना चाहता है इंडिया से कुवैत तक, ईरान तक, ताकि बार बार हमारे शिप्स को इंडिया से कुवैत या फिर उन कंट्रीज़ में पेट्रोलियम लेने बार बार नहीं जाना पड़े, और वो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं ऐड होना चाहिए। तो टू अवॉइड दैट इंडिया चाह रहा है कि एक वो पाइपलाइन क्रिएट कर लें, बट उस पाइपलाइन के लिए इंडिया को कनेक्ट करना पड़ेगा पाकिस्तान के साथ। सो टू मेक दैट कॉपरेशन सार्क इज़ देयर, सार्क बीच में आ सकता है और उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में इस फाइनल सेटलमेंट करवा सकते हैं, जिसके थ्रू वो कॉपरेशन बना सकें। So this was a brief about the regional blocks and the most important question will come from SAARC, जिसमें कि आपको उसके मेंबर कंट्रीज़ के ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Okay, let's understand our last topic of term 4, that is joint venture. जॉइंट वेंचर का बेसिकली अगर मतलब समझें कि दो अलग अलग कंपनीज मिलकर जब एक साथ बिजनेस करती हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर के एग्जांपल हैं तो उसमें आता है स्टारबक्स। जिस तरीके से स्टारबक्स ने इंडिया में एंट्री करी थी, उसने टाटा के साथ टाई अप किया था। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ में आके देखेंगे तो स्टारबक्स वहाँ पे सोल इंडिपेंडेंट प्रोप्राइटर है, बट इंडिया में उसका जॉइंट वेंचर है टाटास के साथ, सो दैट इंडिया में टाटा उनको बिज़नेस का तरीका सिखा सकें, इंडिया में अपने एसेट्स क्लास को प्रोवाइड करा सकें, और इंडिया टाटा का जो इतना बड़ा एक्सपर्टीज़ और इतना बड़ा एक्सपेंडिचर है उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए जनरली जॉइंट वेंचर्स किया जाता है। जनरली हो सकता है कि फॉरेन कंट्री या फॉरेन कंपनी आपके अंदर इन्वेस्ट करे, या फिर हो सकता है आपके पास नेशनल प्लेयर्स ही हों बहुत सारे जो कि एक साथ मिलकर टाई अप करके बिजनेस करें। सो एडवांटेजेस, इसके सबसे पहले एडवांटेजेस समझते हैं। टू मेक अ न्यू मार्केट, जैसे कि स्टारबक्स ने जब इंडिया के साथ टाटा के साथ जब जॉइंट वेंचर किया तो उसको एक नया मार्केट मिला जहाँ पे 130 करोड़ पीपल लोग रहते हैं, इतना बड़ा मार्केट कि उनको डेली उनको जाके केटर कर सकता है। नेक्स्ट टू ऑफ इम्प्रूव्ड एक्सपर्टीज़, अगेन जैसे कि जब स्टारबक्स को टाटा का एक्सपर्टीज़ मिला, टाटा इंडिया में 100 साल से पुरानी कंपनी है और इतने सालों का एक्सपर्टीज़ मिला उनको, बिकॉज टाटा सिर्फ एक ही जगह काम नहीं करता है, टाटा अलग अलग वर्टिकल्स में काम करता है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, आईटी में है, आयरन एंड स्टील में है, इस तरीके के बहुत सारे उनके डोमेन्स हैं जहाँ पे वो काम करते हैं। सो उनका एक फुल प्रूवन एक्सपर्टीज़ स्टारबक्स को मिला था। लास्टली टू रिड्यूस रिस्क, फॉर एग्जांपल अगर हम जनरली केटरिंग में देखें कि हो सकता है कि स्टारबक्स जब इंडिया में आके बिजनेस करता तो उसको हो सकता है कि 100, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि उनको 100,000 या फिर $100 बिलियन का बिजनेस करना पड़ता, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता। बट अगर क्योंकि उनको एक ऑलरेडी एक जॉइंट वेंचर मिल चुका है इंडिया में टाटा, तो पहले तो वो उनके शेयर्स खरीद लेगा, जिससे कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट शायद 50% अगर शेयर्स होंगे तो 50% तक रिड्यूस हो जाएगा। प्लस टाटा के पास ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे एसेट क्लासेस हैं जो कि वो प्रोक्योर कर सकता है फॉर मेकिंग स्टारबक्स। नेक्स्ट, एक्साइटिंग फ्रॉम फील्ड बिजनेसेस। एक्साइटिंग फ्रॉम फील्ड बिजनेस बेसिकली मान लीजिए जैसे कि अगर स्टारबक्स इंडिया में नहीं चलता और वो लॉस करते जाता कंटिन्यूसली, अगर वो लॉस करते जाता, तो अब इंडिया में स्टारबक्स के पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वो ईजिली शिफ्ट आउट कर सकता है और वापस जा सकता है अपनी कंट्री, और इंडिया में बिजनेस या तो वो टाटा को कम्प्लीटली एक्वायर करा सकता है या फिर वो इंडिया में शट डाउन कर सकता है। सो इंडिया में अगर आप जॉइंट वेंचर कर रहे हो या फिर ग्लोबल में अगर आप कहीं पर जॉइंट वेंचर कर रहे हो तो उसमें से आपको निकलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। लास्टली, प्रेफर्ड शेयर्स, जिस तरीके के शेयर्स इंडिया को हो सकता है टाटाज मांग रहे हों स्टारबक्स के साथ, वो उन्हें ईजिली मिल सकते हैं। अगर हम और भी एग्जांपल समझें जिसमें बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स हुए इंडिया में, जैसे कि केटीएम और बजाज के बीच में जॉइंट वेंचर हुआ था, जहाँ पे केटीएम ने अपना पूरा प्रोक्योरमेंट, पूरी अपने सर्विसेज का, पूरा मैन्युफैक्चरिंग का काम जो दिया है वो पूरा बजाज को दिया है। इससे बजाज के शोरूम्स के अंडर ही वो केटीएम की बाइक्स को भी सेल कर सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा उन्हें पैसे नहीं खर्च करना है, एक्स्ट्रा मार्केट जनरेट करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है।
नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट वेंचर? फर्स्टली इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज एक पूरा ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस होता है जहाँ पे आप एक प्रेफर्ड शेयर मैनेजर को या फिर एक प्रेफर्ड पार्टनर को आप ढूंढते हो, उसका एक बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो, फिर आप सिलेक्शन के क्राइटेरियाज को सिलेक्ट करते हो, उसके बाद अब उनके पूरे मान लीजिए जैसे कि स्टारबक्स के लिए हो सकता है टाटा ने भी अप्लाई किया हो, रिलायंस ने किया हो, अडानी ने किया हो, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ ने किया होगा। तो वो उनके एक्सपर्टीज़ को समझेंगे, उनके फॉरेन उनके पहले उनका कैसा क्लाइंटेल रहा है, किस तरीके से उनके पास्ट हिस्ट्री रही है, उसको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, नो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। हो सकता है कि टाटा जो वर्क कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से अडानी के साथ हो सकता है उनकी डील नहीं हुई, हाइपोथेटिकली अगर हम बात करें तो हो सकता है अडानी का अलग ऑब्जेक्टिव हो और स्टारबक्स का अलग ऑब्जेक्टिव हो। सो जब अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स की कंपनी, जैसे कि अगर हम KTM का समझें, KTM सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक बनाता है, वेरेज अगर हम बजाज का देखें तो बजाज में और भी वर्टिकल्स हैं गाड़ियों की, अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ बनाता है वो। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन दोनों के कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अलग थे। तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उन दोनों के बीच में कोई भी कुछ भी कॉमन टर्म्स पे वो लोग कंप्लीट ना कर पाएँ और कॉमन डिसीजन मेकिंग पे ना आ पाएँ। नेक्स्ट इज़ कल्चरल डिफरेंसेस। जनरली अगर हम कॉस्मेटिक्स में देखें, अगर हम फूड आइटनरी आइटम्स में देखें, तो इंडिया और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा कल्चरल डिफरेंसेस हैं जो कि मैच नहीं करती हैं इंडिया की दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सो उस वजह से हो सकता है कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में इस तरीके के डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे उनके कल्चरल बिलीव्स उनके बीच में आ जाएँ। लास्ट इज लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जब रिलेट करता है टाइम कंज्यूमिंग से रिलेटेड, जहाँ पे आप रिसर्च का पूरा प्रोसेस कर रहे थे, एक अपने प्रेफर्ड पार्टनर को ढूंढने में आपने बहुत ज़्यादा पैसा वैसा खर्च किया हो सकता है। और हो सकता है अगर आपने लैक ऑफ रिसर्च करी हो, अगर प्रॉपरली अपने प्रोडक्ट को डेवलप नहीं किया और जो रिसर्च आपको करनी चाहिए थी एक प्रेफर्ड पार्टनर को ढूंढने में, अगर आपने वो सही से नहीं करी तो हो सकता है आप एक गलत पार्टनर चूज़ कर लें और जो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा लॉस फेसिंग कंपनी बना सकता है। लास्ट इज इम्बैलेंस बिटवीन दैट प्रोप्राइटर्स। जो जॉइंट वेंचर्स के दो शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो मल्टीपल शेयर होल्डर्स हैं, उनके बीच में इम्बैलेंस बन सकता है। हो सकता है आगे जाके KTM बोले कि मेरे को अब अपना लाइन शिफ्ट करना है, मेरे को एक अलग वर्टिकल बनाना है जिसमें मैं न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करूँगा, और हो सकता है बजाज उसको मना कर दे कि नहीं, ये वाली प्रोडक्ट लाइन जो है वो मैं बजाज के अंदर ही सेटल करना चाहता हूँ और KTM शुड ओनली फोकस ऑन स्पोर्ट्स बाइक। सो हो सकता है इस तरीके काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में प्रोक्योर ना कर पाए। Let's start with a new topic, that is globalization, our term 5 that is whole about the globalization. So अगर हम globalization को समझें तो जो पिछले हमारी 4 यूनिट्स हैं, ओके, सो दिस इज़ आर लास्ट यूनिट दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। सो अगर हम ग्लोबलाइजेशन को समझें तो पिछले हमारे जो 4 यूनिट हैं उन्हीं का एक तरीके से सम अप है ग्लोबलाइजेशन में। सो सबसे पहले अगर ग्लोबलाइजेशन समझें तो जिस तरीके से हमने इंटरनेशनल बिजनेस को समझा था कि एक अगर कोई कंपनी है उसको अगर दूसरी कंट्री में अगर जाके बिजनेस करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज दैट इज़ टोटली बेस्ड इन इंडिया, अगर वो जाके बिजनेस करे USA में, जर्मनी में, जापान में, पोलैंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के अलग अलग स्केल्स हो सकते हैं, अलग अलग लेवल हो सकते हैं, और जो अल्टीमेटली लेवल है, जैसे कि आज अगर कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इस होप के साथ स्टार्ट करता है कि मैं आगे जाके इसको MNC बनाऊंगा, इसको मैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बनाऊंगा। सॉरी, ग्लोबलाइजेशन के सबसे पहले कॉजेज़ क्या क्या हैं? सबसे पहले मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स। मान लीजिए इंडिया में आपके पास केटर करने के लिए लोग हैं, 130 करोड़ लोगों को आप केटर कर सकते हो फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज। मान लीजिए आपको स्मार्टफोन सेल करने और आपने जो प्रोडक्ट है वो 130 करोड़ लोगों को सेल कर चुका अपना प्रोडक्ट। नाउ देयर इज़ नो मोर स्कोप ऑफ द सेम। सो टू इंक्रीज द स्कोप, टू इंक्रीज मोर फाइनेंशियल बेनिफिट्स, आपकी कंपनी का अगर ग्रोथ का ग्राफ अगर कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए तो उसके लिए आप प्रोक्योर करोगे कि अब आप दूसरी कंट्री में जाके अपने प्रोडक्ट को सेल करो। नेक्स्ट, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए इंडिया में ना कुछ बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि कॉपर बहुत अच्छा है, मैंगनीज बहुत अच्छा है, स्टील बहुत अच्छा है, आयरन बहुत अच्छा है। सो ये मिनरल रिसोर्सेज हैं जो कि इंडिया में बहुत ही वास्ट क्वांटिटी में मिलते हैं। तो हो सकता है कि बहुत सारी, ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील का अगर इंडस्ट्री हम देखें तो वो बेसिक इंडस्ट्री है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट सारी ही इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं। सो इसके लिए अगर हो सकता है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ इंडिया में आके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करें टू रिड्यूस देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज
यहाँ पे उन्हें चीप लेबर मिलेगा, यहाँ पे उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, यहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाटर मिलेगी, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, इस तरीके के सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। सो ऑब्वियसली द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल गो डाउन। इस वजह से आप देख सकते हो कि चाइना इज़ द हब ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। नेक्स्ट, श्रिंक टाइम एंड डिस्टेंस। अगेन क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा। मान लीजिए कि नाइकी के शूज़, प्यूमा के शूज़ जो कि अमेरिकन कंपनी बेस्ड हैं, ये लोग वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं अपनी कंट्री में और इंडिया में फिर शिप करते हैं, इंडिया में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर इंडिया उन्हें प्रोक्योर करती है। बट ये जो प्रोक्योरमेंट का टाइम है, एक तो वो इंग्लैंड से या फिर जिस भी फॉरेन कंट्री से जो प्रोडक्ट आ रहा है वहाँ से इंडिया आने का जो टाइम लगता है,